जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म WDA में। मैं ऋषभ वर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्लर्क के पेपर सेट कि क्लर्क के बीच में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स के, उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा आज। ठीक है, तो पेपर सेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पैटर्न आता है आपके पास क्लर्क के पेपर सेट का, वो कैसा आता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि जो क्लर्क का पेपर सेट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। जो सेक्शन ए है उसके बीच में आपके पास जीके आएगी, साइंस आएगी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, और जो सेक्शन बी आपके पास है उसमें इंग्लिश का पार्ट आएगा जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब सेक्शन ए की बात करता हूं कि सेक्शन ए के बीच में आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे साइंस के, 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे मैथमेटिक्स के एंड 5 क्वेश्चन लास्ट वो आपके आएंगे कंप्यूटर्स के। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया OMR शीट पर। अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया OMR शीट पर तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1 की, तो 4 नंबर हैं वो भी आपके कट होंगे और 1 जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी कट होगा, टोटल आपके 5 नंबर चले जाएंगे। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ध्यान से OMR शीट को फिल करना है। ठीक है, जो आप सर्कल लगाते हो OMR शीट पर वो आपने पूरा डार्क करना है। ये नहीं कि उसमें थोड़ा सा वाइट स्पेस रह गया तो आपने उसको छोड़ दिया, वो क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे उसके बीच में। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करना है आपने। चलो, ज्यादा ना समय लेता हुआ तो मैं आपको करवाता हूं क्लर्क का पेपर सेट 1। तो क्लर्क के पेपर सेट 1 के बीच में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है इफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन के बीच में गिवन है इफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड a मल्टीप्लाई b द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 8 है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिन बच्चों का नाम नहीं पता होता, जैसे कि जो प्लस है प्लस को हम बोलते हैं सम, जो माइनस होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस, और जो मल्टीप्लाई में होता है इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना। ठीक है, अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अलजेब्रा का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूं कि a माइनस बी निकलता कैसे है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो राइट डाउन कर लीजिए आप स्टूडेंट्स कि फॉर्मूला है a माइनस बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये a माइनस बी निकालने का है, a माइनस बी निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, पर क्वेश्चन के बीच में आपको निकालना है इसका स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है, तो इसकी आप भी स्क्वायर कर दीजिए और इस टोटली का भी आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिनिश हो जाएगा। क्यों फिनिश हो जाएगा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर 2 के साथ अंडर रूट आपने कैसे खत्म कर दिया। तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और यहां भी 2 गिवन है मल्टीप्लाई में, तो 2 के साथ 2 फिनिश हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी 1, तो इसलिए अंडर रूट फिनिश हो जाता है इसका। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज पुट कीजिए जो क्वेश्चन के बीच में गिवन है। क्वेश्चन के बीच में a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 36, तो यहां पे 36 लिखिए, माइनस 4ab ऑल्सो गिवन, वो कितना है आपके पास 8। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 32, क्योंकि 8 4 32 होते हैं आपके पास। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 96, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल और पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, जिसको हम परिधि भी बोलते हैं। किसकी, वर्ग की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। यहां पे मैंने एक वर्ग बनाया, एक स्क्वायर बनाया। वर्ग वो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा।
ठीक है। जिसकी भुजाएं जिसकी साइड इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अगर इनकी जो साइड इक्वल है तो उनका जो नेम है वो भी इक्वल होता है, नेम भी सेम होगा इसका, ठीक है। यहां ए, यहां भी ए, और यहां भी ए, और यहां भी ए। ये बात समझ आई आपको। अब क्वेश्चन के बीच में बात की है एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया है क्या चीज, बच्चों को यही नहीं पता एरिया होता क्या है। एरिया का मतलब होता है जो बीच वाला पार्ट है वो, उसको हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। और पेरीमीटर, परिधि परिमाप, पेरीमीटर परिधि परिमाप। पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर का मतलब है कि जो आपको डायग्राम गिवन है उसकी जो बाउंड्री है इसको आपने मेजर करना है, इसको मेजर करना है आपने, ठीक है। जो बाउंड्री होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। आप देखना यहां से आप मेजर करना स्टार्ट करोगे तो यहां से ए, अगेन ए, अगेन ए, देन अगेन ए, कितने ए हो गया आपके पास, 4a। इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो कितना है आपके पास, 4a। पेरीमीटर निकल गया 4a। और एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, ठीक है। अब क्वेश्चन के बीच में क्या गिवन है, क्वेश्चन के बीच में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है। किसमें अंतर गिवन है, एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर के बीच में अंतर गिवन है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 4a। द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 96। क्वेश्चन के बीच में गिवन है 96, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो आपके पास वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो कितनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तब अब आपने करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a, ये प्लस का 96 इधर आ जाएगा तो माइनस का 96, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात समझ आई आपको। अब इसका फैक्टर निकालना बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये वाला साइन, कि ये वाला साइन प्लस का है या माइनस का है। अगर ये वाला साइन माइनस का है तो इसका मतलब जो आपके पास a की वैल्यू आएगी वो एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, ठीक है। ये वाला माइनस बताएगा कि एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी। अगर यहां पर प्लस होता तो दोनों वैल्यूज इसमें कौन सी होती, सेम होती, दोनों वैल्यू सेम होती। वो दोनों प्लस की भी हो सकती है, वो माइनस की भी हो सकती हैं। वो कौन सा साइन बताएगा, आपको ये वाला साइन बताएगा, ठीक है। अब यहां पर माइनस है, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी। अब देखना है ये वाला साइन, यहां पे साइन किस चीज का है, माइनस का। माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। इसका मतलब जो प्लस वाली वैल्यू है वो बड़ी आएगी और जो माइनस वाली वैल्यू है वो क्या आएगी, छोटी आएगी आपके पास, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 96 के फैक्टर कौन कौन से होंगे आपके पास, 96 के फैक्टर आपके पास कौन कौन से होंगे। एक तो आपके पास 12 होगा, आपके पास 8 होगा। 12 8 द 96 एंड 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4। जो बीच वाला 4 है वो भी आ गया आपके पास। कि दो नंबर सेम हो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 96 आ जाए और दोनों को प्लस या माइनस करने पे आए आपके पास 4, तो दो नंबर आपके पास आ गया, आपके पास 12 आ गया, आपके पास 8 आ गया। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो प्लस का होगा और जो छोटा नंबर है वो किसका होगा, माइनस का होगा। अब माइनस वाली वैल्यू तो हम निगलेक्ट करते हैं, कभी भी ले नहीं, ठीक है। जो प्लस वाली वैल्यू है इसका मतलब जो a है, a की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 12। इसका मतलब जो उसकी साइड है स्क्वायर की वो कितनी है आपके पास, 12 है। इसकी जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई आपके पास, 12। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वर्ग का डायगोनल है, विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। जो स्क्वायर का डायगोनल है इसकी लंबाई कितनी है वो आपको निकालना है। तो डायगोनल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि विकर्ण कैसे निकलता है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाई बाय a, √2 मल्टीप्लाई बाय a। तो आपने करना क्या है, √2 का √2 रहेगा और इसकी जो साइड है वो कितनी है, a की वैल्यू कितनी गिवन है, 12। तो 12 इसके आगे लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 √2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, जो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 years. In how many years at the same rate will it be tripled? साधारण ब्याज पर एक धनराशि 10 साल में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी।
अब ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन के बीच में बात हुई है सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है हर साल। ये माइंड में सेट रखना, ठीक है। अगर बाई चांस आपने किसी को पैसे उधार दिए, मान लीजिए 100 रुपये उधार दिए, तो प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपये है, वो हर साल 100 ही रहेगा प्रिंसिपल, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन के बीच में क्या गिवन है, क्वेश्चन के बीच में गिवन है द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 10 ईयर्स, कि 10 साल में वो दुगनी हो जाती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि माना कि मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए, मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए, तो 10 साल के अंदर वो दुगने हो गए, कि 10 साल के अंदर दुगने हो गए, वो 10 साल के अंदर वो दुगने हो गए, इसका मतलब वो डबल हो गए, तो कितने हो गए वो आपके पास 200 हो गए। इसका मतलब क्या, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 100 का ना। किसी को मैंने पैसे उधार दिए 100 रुपये और उसने मुझे वापस किए 200 रुपये, तो 100 रुपये उसने एक्स्ट्रा वापस किए, वो क्या था, जो एक्स्ट्रा मनी वापस की है वो आपके पास इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितने का है इसके बीच में, 100 का, 100 का इंटरेस्ट है इसके बीच में। तो अगेन हम देखते हैं, आगे हम 100 का इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी बन जाएगी, 300। अमाउंट कितनी बन गई आपके पास, 300। अगर यहाँ पे 100 का इंटरेस्ट 10 साल में है, तो ये 100 का इंटरेस्ट भी कितने साल में होगा, ये भी 10 साल में होगा आपका, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वही जो अमाउंट है वो 3 गुना ट्रिपल कब हो जाएगी, तो कितने साल में होगी वो, टोटल 20 ईयर्स में, ठीक है। जो आपका आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का, तो 20 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 189, 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 189 है, एंड द नंबर्स आर इन रेशो, जो 2 नंबर आपको गिवन है वो रेशो में गिवन है 9 and 7। क्वेश्चन आपसे पूछता है देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, जो नंबर्स है उनका सम निकालना है, मतलब कि उन दोनों को प्लस करके बताना है कि आंसर कितना आएगा आपके पास, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है आपके पास, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप। फॉर्मूला है क्या, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू एलसीएम एंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब जो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास नंबर्स, वो रेशो में गिवन है। रेशो कितने गिवन है, जो पहले नंबर की रेशो है वो आपके पास 9 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और सेकंड नंबर की जो रेशो गिवन है वो कितनी है आपके पास, 7, ठीक है। अब एक बात याद रखना बच्चों, ठीक है, अगर कोई भी नंबर रेशो में गिवन हो तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं हमेशा, ठीक है। और एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम इज 189, एलसीएम गिवन है आपके पास 189। तो आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पे वैल्यू है एक्स, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो आपके पास कितना है 63, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 189 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अब इस वाले एक्स को नीचे लेके आइए, ये एक्स नीचे आ जाएगा आपके पास, यहां से खत्म हो जाएगा एक्स, और यहां पर जो 63 है उसको यहां पर लेके आइए नीचे, और यहां से 63 खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, ठीक है। x के साथ x खत्म हो जाएगा, आपके पास सिंगल x बचेगा, और इसको मैं कटिंग करता हूं वो 3 टाइम्स कटेगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। अब आपको नंबर भी तो फाइंड करने हैं, ये तो रेशियो गिवन है आपके पास, नंबर फाइंड करने हैं। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास गिवन है, x की वैल्यू 3 है, तो 9 3 द 27, इसका मतलब जो पहला नंबर है आपके पास कितना है 27, एंड 7 3 द 21, 7 3 द 21, जो दूसरा नंबर आपके पास वो कितना है 21। क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, सम निकालना है, तो दोनों को प्लस कीजिए, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 48। तो जो इसका आंसर है वो कितना है आपके 48, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है कि 80% ऑफ सीपी, 80% ऑफ सीपी दैट इज इक्वल टू 60% ऑफ एसपी, 60% ऑफ एसपी। अब सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, जितने का सामान लेकर आए उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और कितने का बेच दिया उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ठीक है। सीपी का मतलब क्या है, जितने का सामान लेके आए, और कितने का बेच दिया उसको हम एसपी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है ऑफ,
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और हिंदी वाले देख लीजिए भाई, हिंदी वाले यहां पर आएगा का, कि क्रय मूल्य का 80% का मतलब, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बीच में मल्टीप्लाई लिख देते हैं यहां पर 80% मल्टीप्लाई सीपी, तो यहां पर सीपी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 60% मल्टीप्लाई बाय एसपी, तो यहां पे मैंने एसपी लिख दिया। ठीक है, अगर दोनों तरफ परसेंटेज है, बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो परसेंटेज के साथ परसेंटेज खत्म हो जाती है आपकी। तो बचा क्या आपके पास 80 सीपी इज इक्वल टू 60 एसपी, 60 एसपी। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। आपको निकालना है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है, या तो प्रॉफिट होगा या इसके बीच में लॉस होगा, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, और जब भी बीच में इक्वल टू हो तो जो वैल्यूज है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या, जो सीपी है वो कितना है 60, मतलब कि जो मैं सामान लेकर आया वो कितने का लेके आया, 60 रुपए का लेके आया, और एसपी की वैल्यू कितनी है आपके पास 80, और मैंने कितने का बेच दिया उसको, मैंने उसको बेच दिया 80 रुपए का। अब खुद एज्यूम कर सकते हो आप कि अगर मैं कम का सामान लेकर आया, ज्यादा का बेच दिया, तो ऑब्वियस है मुझे प्रॉफिट होगा इसके बीच में। तो हाँ जी, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट मुझे हुआ 20 का। और डिवाइडेड में कुछ बच्चे लिखते हैं एसपी, कुछ लिखते हैं सीपी। तो याद रखना कि डिवाइड के बीच में हमेशा सीपी आता है, एसपी कभी नहीं आएगा। तो सीपी कितना है आपके पास, सीपी इज 60, और मल्टीप्लाई क्या करना है 100। कि अगर परसेंटेज आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसकी कटिंग कीजिए, ये 3 टाइम्स खत्म हो जाएगा, तो 100/3 दैट इज 33.3%। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 33.3% का जो लाभ प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन के बीच में गिवन है कि x ऑफ 17% दैट इज इक्वल टू 66% of 128 minus 31% of x, 31% of x। तो ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसके बीच में क्या है, जो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 17% x इज इक्वल टू 66%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 128 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे है 128, क्वेश्चन के बीच में ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 128 माइनस 31%, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास x। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, कभी भी 100 नहीं होता, 1/100। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/100, तो यहां पे मैंने लिख दिया 17x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहां पे परसेंटेज था तो परसेंटेज की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां पे 100 लिख दिया। ठीक है, माइनस 31x डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम दोनों का लेते हैं एलसीएम तो 100 आएगा, तो यहां भी 100 है, तो डिनोमिनेटर में अगर 100 हो तो वो कट हो जाता है आपके पास। ठीक है, अब यहां पर जो x वाली वैल्यू है वो यहां पर लेके आइए, तो 17x प्लस 31x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है, दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 48x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है, अब इस 48 को नीचे लेके आइए, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 48 कहाँ जाएगा आपके पास, नीचे, यहाँ पे आ गया 48। तो आप किसके टेबल पे, 2 के टेबल पे कट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर 2 के टेबल पे कट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 64, ये 2 के टेबल पे कितना आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है ना, अब इसको कट कर दीजिए यहाँ से, 2 के टेबल पे ये कितना आ जाएगा आपके पास 12, और 2 के टेबल पे कितना आ जाएगा आपके पास 33। ठीक है ना, अब इसको कर दीजिए आप, इसको भी 2 के टेबल पे करना चाहते हो तो 2 के टेबल पे कर दीजिए। 2 6 12 आ गया आपके पास, 2 3 6 एंड 2 2 4। ठीक है, फिर इसको पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा खत्म नहीं होगा तो यहाँ पे 2 के टेबल पे खत्म कर दीजिए, यहाँ 2 2 3 6, और यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, और 3 के टेबल पे खत्म हो जाएगा 11 को, और 11 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल टू 176।
ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा 176, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको भिन्न गिवन है, आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, कि पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, हिंदी में इसको आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है आपके पास 3/4 एंड 5/12 कोमा 11/18 एंड द लास्ट वन इज 17/24। ये आपके पास फ्रैक्शन गिवन है। इस फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको फाइंड करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तभी लिख सकते हो ना उसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में छोटी बिन और बड़ी बिन कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक है। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 1 का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 7 का। यहां भी डिफरेंस कितने का है, 7 का, और यहां डिफरेंस कितने का है, यहां भी डिफरेंस कितने का है, 7 का। जो डिफरेंस है वो नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और जहां यहां पे क्वेश्चन के बीच में जो न्यूमिनेटर में गिवन है, न्यूमिनेटर में क्या गिवन है, यहाँ पे 3, तो 3 को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए डिक्टो एज इट इज। यहाँ पर 5 गिवन है, यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर कितना है आपके पास 17। ठीक है, पहला स्टेप आपके पास क्या था कि यहाँ पे जो डिफरेंस निकालने के बाद आपको लिखना है डिनोमिनेटर में, और जहां पे जो ऊपर गिवन है न्यूमिनेटर में गिवन है वो डिक्टो एज इट इज आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 में जो नीचे वाले नंबर है इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लोगे तो ऑब्वियस है 7 आएगा। ठीक है, तो जो 7 है, जो एलसीएम आपके पास आया, तो सबसे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबके साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21। ठीक है, 7 से 7 कट हो जाएगा तो आपके पास कितना बचा, ये 5 बचा। 7 से 7 फिनिश हो गया तो कितना बचा, 11। तो 7 के साथ 7 फिनिश हो गया तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 17। अब आप गैस कर सकते हो, यहां से पूरा रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर है 5, तो इसका मतलब 5/12, ये सबसे छोटा नंबर है आपके पास। तो इससे बड़ा कौन सा है आपके पास, 11 वाला। तो 11 वाली स्टेटमेंट कौन सी थी आपके पास, 11/18। इससे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है, 17। तो 17 कितना है, 17/24 एंड द लास्ट वन इज 21। तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है, 3/4। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो छोटे से बड़े की तरफ, वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब क्या है, पिघलाया गया। मेल्टेड, जहां भी ये वर्ड आ जाए मेल्टेड, तो वहां पर हमेशा फॉर्मूला लगता है वॉल्यूम का। याद रखना, जहां भी ये मेल्टेड वर्ड आ जाए तो वहां पर हमेशा फॉर्मूला लगता है किसका, वॉल्यूम का। The sphere of radius 42 सेंटीमीटर is melted and recast into wire। वायर के बीच में इसको रिकास्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास वायर है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है, बेलन के आकार का। जो एक वायर होती है वो बेलन के आकार का होता है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपको लेंथ निकालनी है वायर की। तो वायर की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात की गई है इसके बीच में गोले की, स्फीयर की बात की है। तो गोले का जो आपके पास आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है, वो आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो आपके पास होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, जो आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वो आपके पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का वॉल्यूम लगाना है आपको, दोनों का वॉल्यूम लगाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन के बीच में यहां भी पाई है, यहां भी पाई, तो पाई के साथ पाई फिनिश हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, तो रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस जो गिवन है स्फीयर का वो आपके पास गिवन है 42। इसका मतलब 42 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर गिवन है वायर का, वायर मतलब जो आपके पास सिलेंडर है उसकी जो रेडियस गिवन है वो है 21। 21 को 2 टाइम्स लिखना है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू एच। आपको वैल्यू निकालनी है एच की, जो वायर है उसकी लंबाई कितनी है। तो दोनों 21 है, इस 21 को नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाइए। डिनोमिनेटर में जाएगा 21 इंटू 21, तो यहां से खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, इसको कटिंग कीजिए 2 पर, इसको कटिंग कीजिए 2 पर।
ठीक है, अब इसको कटिंग कीजिए 3 के टेबल पे, देन 3 1 3, 3 4 12 आ गया आपके पास, और जो बचा है आपके पास इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 8, 8 2 16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 16 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, ठीक है, 16 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 224। जो आपके पास वायर की लंबाई है वो कितनी है 224, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बीच में आपको क्या निकालना है कि इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, एंगल ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए। यहां पे जो आपके पास ट्रायंगल बना लिया, तो ट्रायंगल के बीच में सबसे आपको पता है कि ट्रायंगल के बीच में जो एंगल होता है उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के बीच में जो आपके पास एंगल्स हैं उनका जो सम है उनको आप प्लस करोगे वो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन के बीच में गिवन है जो फर्स्ट एंगल आपके पास है वो आपके पास 2x डिग्री, फर्स्ट एंगल 2x डिग्री, एंड सेकंड एंगल गिवन है 3x माइनस 12 डिग्री, एंड थर्ड एंगल आपके पास गिवन है 5x माइनस 18 डिग्री। ये आपके पास 3 एंगल गिवन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो कितना है। तो सबसे बड़ा एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो सम ऑफ एंगल होता है ट्रायंगल का डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री सम, तो तीनों का सम कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 2x प्लस 3x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वो 180 डिग्री के बराबर होता है जो सम ऑफ एंगल्स होता है, ठीक है। अब ये भी 5 आपके पास, ये भी 5 है, डेट इज इक्वल टू 10x माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, पर जो बड़े वाली स्टेटमेंट है तो यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, एंड 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 180। अब ये माइनस का 30 उधर गया तो प्लस का 30 बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 180 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 210, 210, और यहाँ पे आपके पास क्या है 10x, तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 21। अब x की वैल्यू आपको पता लग गई, तो x की वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, इसके बीच में, और सबसे बड़ा एंगल निकालना है। तो आपको ऑब्वियस पता है कि अगर किसी भी नंबर को बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा नंबर ही आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहीं पे कर देते हैं 5 को 21 से, तो 5 1 5, 5 2 10, 105 आ गया, माइनस 18, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए और माइनस करके कितना आएगा आपके पास 87 डिग्री। जो सबसे बड़ा एंगल है वो आपके पास कौन सा है 87 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बीच में अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको एक्सप्रेशन गिवन है, गिवन क्या है आपके पास x अपॉन अंडर रूट 128 इज इक्वल टू अंडर रूट 162 डिवाइडेड बाय x। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आएगा 20736, 20736, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है x की, नोट x स्क्वायर की, आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो यहां से इसका 2 फिनिश करने के लिए यहां भी अंडर रूट करना पड़ेगा और यहां भी अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के साथ अंडर रूट फिनिश हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू, ये अंडर रूट निकालना है इसका, अंडर रूट जब निकालते हो इसका तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा 144। तो x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आई है आपके पास 144, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो अब आपके पास जो मैथ के क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन करते हैं कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर के बीच में जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम विड्थ और द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पॉसिबल इन वन कॉलम ऑफ द एक्सेल शीट। जो एक्सेल की शीट होती है आपके पास, एक्सेल की शीट के बीच में जो आपके पास सेल होता है, तो सेल के बीच में आप कितने कैरेक्टर लिख सकते हो, तो उसके बीच में जो कैरेक्टर लिख सकते हो वो आपके पास 255, 255। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर का, जो उसका ऑप्शन है सी, कि उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो सकती है 255 की हो सकती है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
फ्लॉपी डिस्क आपके पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क होती क्या है? ऑप्शन आपके पास है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और लास्ट में है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब आपको पता है जो फ्लॉपी डिस्क है इसके बीच में हमको अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी ड्राइव की जरूरत पड़ती है, तो इसमें जो फ्लॉपी डिस्क है वो किस काम आती है? वो स्टोरेज के काम आती है। तो ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रुप ऑफ डाटा इज नोन एज, ग्रुप ऑफ डाटा, डाटा का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके पास है रिकॉर्ड, फाइल, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। ठीक है, अब स्कूल के बीच में हम क्या करते हैं, हर बच्चे का डाटा रखते हैं। हर बच्चे का डाटा रिकॉर्ड में एक रखा जाता है कि अगर पूछते हैं कि इन बच्चों का रिकॉर्ड कहाँ पे है, मतलब कि द ग्रुप ऑफ डाटा इज नोन एज रिकॉर्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो डाटा होता है, डाटा का जो हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद एक रिकॉर्ड रखा जाता है, इसका आंसर आएगा रिकॉर्ड। जो ग्रुप ऑफ डाटा है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का चरित्र नहीं है? ऑप्शन ए स्पीड, हाँ जी स्पीड है, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की स्पीड है क्योंकि वो तेज काम करता है। सेकंड वन इज इंटेलिजेंस, बुद्धि, हाँ जी ये नहीं है क्योंकि कंप्यूटर के बीच में खुद को काम करने की क्षमता नहीं होती, उसको हम ऑपरेट करते हैं तब वो काम करता है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द यूज ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्टार्टेड इन विच जनरेशन। मिनी कंप्यूटर का मतलब है छोटे कंप्यूटर कब आना स्टार्ट हो गए थे, उसका यूज करना कब स्टार्ट किया था, कौन सी जनरेशन में? तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल जनरेशन हमारे पास कितनी है, 5 जनरेशन है। तो 5 जनरेशन में से कौन सी जनरेशन में छोटे वाले कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर हम यूज में लेके आए थे? तो वो लेके आए थे 3rd जनरेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में जो आंसर आपके पास होगा वो होगा सी, 3rd जनरेशन। ठीक है, ऐसे ही आपके जो मैथमेटिक्स का पार्ट था, जो कंप्यूटर्स का पार्ट था, वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर मैथ्स में, कंप्यूटर्स में ये डाउट है तो हमें क्लियर कीजिए, तो उसका जो आंसर होगा तो वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हम कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं मिसेस कविता अत्री WDA अम्बाला से। जैसे कि सर ने आपको वीडियो में बताया है कि हम लोग यहाँ पर पेपर करेंगे सिर्फ, ठीक है। हमने अपने आप से पेपर बनाए हुए हैं और बेसिकली क्या है कि आप लोग अभी रिटन की तैयारी कर चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल में शायद जुड़े हुए हैं वो सब रिटन वाले ही होंगे ऑलमोस्ट। तो आप रिटन की तैयारी कर चुके हैं। ये पेपर है आपका सिर्फ एक रिवीजन के लिए, ठीक है, जो हमने पेपर बनाया ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहें और ये चीज़ें आपको पता चलती रहें कि पेपर किस तरह से आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी कराती हूँ, ठीक है। और ये क्लर्क का पेपर जैसे है, आपके 25 क्वेश्चन आते हैं क्लर्क के पेपर में, ठीक है, इंग्लिश के, जो कि पेपर बी है, ठीक है। और ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, दैट मीन्स कि 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन हम ये नहीं बोल सकते कि 10 आएंगे कि 40 मार्क्स का है ना, हो सकता है 8 आ जाएं, हो सकता है 9 आ जाएं, तो इसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन 8-9 वाला पैराग्राफ तो पक्का ही आता है और 2 पक्का आते ही आते हैं। फिर आपको कुछ फिलअप्स आएंगे जिसमें प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, वर्ब है, कंजक्शन है, कोई भी, ठीक है ना। 3 एरर पक्का आते हैं, 3 रीअरेंज दी सेंटेंस पक्का आते ही आते हैं। 3 आ जाए, 1 आ जाए, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस जो है वही रहता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पैराग्राफ आपको कराऊंगी। पैराग्राफ को जो करने का तरीका है ना, अब आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे, उसकी हिंदी को समझेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो पैराग्राफ को पढ़ना है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है। ये नहीं है कि आप एक एक वर्ड की, एक एक लाइन की हिंदी पढ़ रहे हो, उसको धीरे धीरे धीरे। इसके कुछ स्टेप्स हैं। देखो, पहले जो पैराग्राफ आता था ना, ट्रेडिशनल आता था। ट्रेडिशनल मीन्स इजी, स्टोरी बेस्ड, ठीक है, जिसको हम फट से स्टोरी की तरह पढ़ते थे और क्लियर हो जाता था। क्वेश्चन में, मतलब पैराग्राफ में ही आंसर डिट्टो छिपा हुआ होता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जो लेवल हाई हुआ है वो है मॉडर्न टाइप पैराग्राफ आने लगे हैं अब, ठीक है। कोई ना कोई थीम तो होता ही है हर पैराग्राफ का। पहले एक नॉर्मल स्टोरी आ जाती थी, लेकिन अब क्या होगा, कोई साइंटिफिक होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड होगा, कोई किसी मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो साइंस से रिलेटेड है या कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा उसको हाई लेवल का कर दिया है, जो कि आंसर तो छुपा है उसी के ही अंदर है पैराग्राफ के, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग, है ना। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे पैराग्राफ को, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो एक स्टेप है वो क्या है, क्विक रीड। आपने पेपर लिया, फट से उसको रीड कर लिया, ठीक है। एक बार पैराग्राफ को पूरा रीड कर लिया, कितने सेकंड लगेंगे उसमें, 10 सेकंड, है ना। उसके बाद आपने उसके फैक्ट को समझना है कि पैराग्राफ किस लिए दिया गया है। जब भी आप कोई फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे ना, आपको उसमें या तो किसी का नाम होगा या किसी की डेट होगी, ठीक है। किसी डेट से शुरू हुआ होगा या किसी के नाम से शुरू हुआ होगा, या जो भी मेन थीम है हमें उसका पता लग जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पैराग्राफ से शुरू कराऊंगी, तो चलिए पहले पैराग्राफ करते हैं, ठीक है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, आउट थ्रू दैट विंडो। अब ये क्या है, एक ईडियम है जिसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ गायब हो जाना, खिड़की से, मतलब कहते हैं ना डिसअपेयर हो जाना, दिखाई ना देना, काफ़ी लंबे समय के लिए गायब हो जाना। 3 years ago to a day, 3 साल पहले की बात है। एक दिन उसके हस्बैंड एंड हर 2 young brothers went off for their day's shooting। वो शूटिंग करने के लिए, अपने दिन की जो शूटिंग के लिए जाते होंगे, वहाँ पर एक लेडी है, उनके हस्बैंड और 2 छोटे भाई चले गए। They never came back, वो कभी भी वापस नहीं आए। In crossing the moor to their favorite snipe shooting। स्नाइप शूटिंग क्या होता है, जो फायरिंग रेंज होती है। अब आप देखिए, आप इंग्लिश का ना एक एक वर्ड की हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना होगा। दैट मीन्स कि आपको तुक्का भी लगाना होगा कई बार वर्ड के लिए, ठीक है। तो इन क्रॉसिंग द मूर, मूर का मतलब क्या होता है, दलदल। वो अपनी एक जो शूटिंग थी उनकी फेवरेट वो था जिसके लिए वो गए हुए थे। यहाँ मैं आपको टाइम लगा के समझा रही हूँ, लेकिन आपको पेपर में इतना टाइम ना मिलता है और ना आप वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, क्विक रीड, एक रीड आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही कर लीजिए, आपको हिंदी में समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम भी क्विकली पढ़ते हैं थोड़ा सा। अपनी शूटिंग के लिए गए। दे वर ऑल 3 इनगल्फ्ड इन अ ट्रेजरस पीस ऑफ बॉग। वो एक दलदल के टुकड़े के अंदर फंस गए। इनगल्फ्ड होता है निगल लिया, दलदल के टुकड़े ने उनको निगल लिया। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। विदाउट वार्निंग के उनको एक इतना बड़ा झटका लगा कि जिससे वो वापस नहीं आ पाए। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड। उनकी जो शरीर थे, उनकी जो बॉडीज़ थी, कभी भी रिकवर नहीं कर पाई। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट। वो बहुत ही खतरनाक पार्ट था। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इज सेल्फ पोजेस्ड नोट एंड बिकेम फ्लैटिंगली ह्यूमन। अब एक बच्चा था, इस स्टोरी में एक बच्चा भी है, ठीक है। उसकी जो आवाज़ है वो इतना दुखी हो जाता है कि ये मतलब ऐसा हो गया उसके साथ, उसने अपने अंकल्स को खो दिया। उसकी जो आवाज़ है अपना काबू अपने ऊपर से खो देती है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे। जो आंटी है, जिनके मतलब वो भाई और हस्बैंड हैं, वो हमेशा यही सोचती रहती है कि वो किसी ना किसी दिन वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट विद देम। अब वो हस्बैंड था, 2 भाई थे और उसके साथ एक कौन था, स्पेनियल था। हो सकता है इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लें, तो हमें हर लाइन को समझना है। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट दे यूज टू। वो उसी विंडो से गए जिससे वो जाया करते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। इसीलिए उस विंडो को खुला रखा जाता था कि जब मतलब अंधेरा होने तक खुला रखा जाता था कि शायद वो इस खिड़की से वापस आ जाएं। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। उसने मुझे कई बार बताया कि वो कैसे चले गए। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म। उसके हस्बैंड ने क्या पहना हुआ था, एक वाटरप्रूफ कोट पहना हुआ था अपनी बाजू पर। एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर। अब उसका सबसे छोटा भाई क्या था, उसका नाम था रॉनी, जो एक गाना गाया था, ब्रिटी यू वाई डू यू बाउंड। वो एक गाना गाता था,
ब्रिटी वाई डू यू बाउंड, जिससे वो उसको किस लिए गाता था, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, उसको परेशान करने के लिए गाता था, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स। और मतलब वो आंट जो उसको बोलती थी हमेशा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम ये गाना गाते हो। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, तुम ये जानते हो कि शायद किसी दिन इसी शाम, आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है कि शायद वो लोग इसी खिड़की से वापस आ जाएं जिस खिड़की से वो गए थे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये इसकी स्टोरी क्या है, एक आंट है वो है, तो आपने समझ लिया सब कुछ। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला, आप समझ सकते हैं, और आपके सामने लिखा भी हुआ था तो आपकी याद रहेगा कि पैराग्राफ में क्या था। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, Why is the window kept open every evening till it is quite dusk? क्या मतलब है, वो विंडो ओपन क्यों रहती थी जब तक अंधेरा नहीं होता था? किस लिए रखते थे वो लेडी विंडो को ओपन, ताकि जो वहाँ से गए हैं, जो उसके जो गुम गए थे लोग, वो लोग उसको वापस मिल सकें। कौन कौन गुमा था? हस्बैंड और उसके 2 ब्रदर्स और एक उनका स्पैनियल। स्पैनियल मीन्स चाटुकार जिसको कहते हैं ना हिंदी में, उसका मतलब ये होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान से उस पैराग्राफ को पढ़ा है तो डिट्टो उसका आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो है सी। समझ आए, किस लिए वो विंडो ओपन रखती थी? ताकि उसके हस्बैंड और उसके दोनों ब्रदर्स वापस आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द 3 men नॉट रिटर्न्ड, वो क्यों नहीं आए वापस? ठीक है, बिकॉज, अब देखो, बिकॉज दे वर स्टिल हंटिंग, कि वो अब तक सिर्फ हंट कर रहे थे, बिकॉज दे वर इनगल्फ्ड इन द ट्रेजरस पीस ऑफ बॉग 3 years अगो। क्लियरली दिया हुआ है ये, है ना सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब ये मैं शुरू जो है हम लोग सिंपल पैराग्राफ से करेंगे, है ना, लेकिन जिन्होंने पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं की है, आपको पैराग्राफ की प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा ना आपने ये। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, आप उतनी ही ईजिली कर पाएंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स बनाने का वो है ये, है ना। इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे लगता है आपके पैराग्राफ में ही आ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में भूल चूक हो जाती है थोड़ी सी। नेक्स्ट है, विच रेफरेंस ऑफ द पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट? अब ये देखिए, सारी स्टेटमेंट एक तरह से लिखी हुई हैं, बट देयर इज चेंज इन वन स्टेटमेंट, वो आपने ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट वाले में उसने क्या बोला कि जो उसका छोटा भाई था वो एक गाना गाता था, जिससे वो लेडी, फर्स्ट वाले में क्या था कि लेडी उस गाने को अच्छा मतलब पसंद करती थी। सेकंड क्या है, क्योंकि वो लेडी उसके साथ गाती थी। तीसरे में क्या है, बिकॉज वो सॉन्ग जो था उसकी आंट को, उसकी आंटी को इरिटेट करता था। और इसमें थर्ड में आप ऑप्शन में देखेंगे ओल्डेस्ट ब्रदर लिखा है, लेकिन कौन सा ब्रदर गाता था? उसका यंगेस्ट ब्रदर, जो कि 4th ऑप्शन है। ध्यान से पढ़िएगा सारी ऑप्शंस को। 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है कि उसका यंगेस्ट ब्रदर गाना गाता था, जिससे कि वो लेडी इरिटेट होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर देंगे आप? डी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन कंटेक्स्ट टू द पैसेज, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोसेस्ड नोट। इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि बच्चा जो है अपनी आवाज़ को काबू नहीं कर पाता, उसकी आवाज़ गुम हो जाती है। किस लिए गुम हो जाती है? क्योंकि वो शॉक्ड है कि उसके फादर और उसके जो अंकल हैं वो अब तक वापस नहीं आए हैं। फर्स्ट है, बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड, बिकॉज शी वॉज एक्साइटेड, बिकॉज शी वॉज सैड एट द लॉस फॉर हर अंकल्स। वो किस लिए दुखी था बच्चा? क्योंकि उसके अंकल्स और फादर वापस नहीं आए थे। तो इसमें जो 4th क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन क्या है? 3rd, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अ ट्रेजरर्स पीस ऑफ बॉग। क्या मतलब है ट्रेजरर्स पीस ऑफ बॉग का? क्या मतलब है? जब मैंने आपको पैसेज पढ़ाया तो मैंने उसका आपको ये बोला कि अनप्रिडिक्टेबल डेंजर, किसी दलदल में फंस जाना, किसी दलदल के एक टुकड़े में फंस जाना, दैट मीन्स कि किसी खतरे में फंस जाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डेंजर, किसी खतरे में फंस जाना, तो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको ये? तो अभी हमें टाइम लग रहा है, लेकिन पेपर में जब आप प्रैक्टिस करके करेंगे तो आपको इतना टाइम
नहीं लगने वाला। और मैं सही बोल रही हूँ, जितने पैसेज आप कर सकते हैं आप करते रहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं और उसके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, चलिए अब मैं सेकंड पैसेज को पढ़ देती हूँ, साथ साथ आप भी पढ़ते रहिए क्योंकि स्क्रीन पे आपके दिया हुआ है जो मैं बोल रही हूँ। Sales of the COVID-19 vaccine developed by Pfizer and BioNTech could reach up to 15 billion in 2021. That means कि पैसेज किसके बारे में है? कोविड-19 वैक्सीन के, और क्या है वो? Pfizer है, ठीक है। उसकी जो सेल थी वो कहाँ तक पहुँच गई? 15 बिलियन। कौन से ईयर में? 2021 में। एंड गो हायर इट इफ़ Pfizer साइंस एडिशनल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर वो एडिशनल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कौन? Pfizer, तो इसकी जो रीच है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। Pfizer said Tuesday. The projection comes as Pfizer projected full year 2021 sales of between 59.4 billion and 61.4 billion, meaning that about 1/4 of estimated total sales will come from the COVID-19 vaccine। कि पहले इतनी थी और उसके बाद इतनी वो बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कोविड-19 वैक्सीन की जो सेल थी, ठीक है। द फोरकास्ट रिफ्लेक्ट्स अ कंटिन्यूड रिकवरी इन मैक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ केयर एक्टिविटी थ्रू आउट 2021 एज मोर ऑफ द पॉपुलेशन बिकेम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। Pfizer said Pfizer reported fourth quarter net income of 594 million compared with a loss of 337 million in the year ago period. For all of 2020, Pfizer reported profits of 9.6 billion. उसने क्या बोला कि 2021 से अब तक 2021 तक कितना प्रॉफिट उसको मिला? 9.6 बिलियन, ठीक है। डाउन 41.4% फ्रॉम 2019 with revenues up 2% to 41.9 billion. Pfizer's fourth quarter revenues included 154 million in sales of the COVID-19 vaccine. The vaccine began winning approval from the authorities late last year. जो वैक्सीन को अप्रूवल मिला था वो कब मिला था? इस साल के अंत में। इस साल हम कौन से साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 2019 से, मतलब उसकी वैक्सीन जो थी शुरू हो गई थी। Pfizer said it expects it could potentially deliver up to 2 billion doses in 2021. Pfizer कहता है कि वो पोटेंशली अपनी जो डोजेस को है 2021 तक कितना डिलीवर कर सकता है? 2 बिलियन तक डिलीवर कर सकता है। लेकिन वो किस पे बेस करता है? ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एडिंग मोर सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। कि वो अगर और मैन्युफैक्चरर्स से कॉन्ट्रैक्ट करे और अपने जो सप्लायर्स हैं उनको और ज़्यादा ऐड कर ले, मतलब बढ़ा ले, एक्स्ट्रा और कर ले, तो वो क्या कर सकता है कि 2021 तक 2 बिलियन डोजेस दे सकता है, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब हमने सेकंड पैसेज को पढ़ लिया है। आई होप आपके समझ आया होगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना, बड़ा मज़ा आता है करने में। तो 6th क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट कुड हैपन इफ Pfizer साइंस एडिशनल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दी हुई हैं, सेल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय Pfizer एंड बायोटेक कुड रीच अप टू 15 बिलियन इन 2021। उसने बोला कि जो उसका सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था वो कितना, मतलब Pfizer के साइन होने से कितना बढ़ चुका था। तो आपका पहला ही जो ऑप्शन है बिल्कुल डिट्टो पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लाइन आप देखेंगे आंसर में दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप क्या बोलेंगे? ए है। कुछ पैराग्राफ हैं जो साथ के साथ आपको आंसर्स पता लग जाएंगे, और ऐसे ही आते हैं आंसर्स, तो इन्हीं के अंदर है, बाहर से कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, व्हेन डिड द वैक्सीन बिगिन विनिंग अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज से कब वैक्सीन को अप्रूवल मिला? क्लियरली दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन फिर से पढ़िए आप, द वैक्सीन बिगेन विनिंग अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज लेट लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के एंड में उनको जो अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया था वैक्सीन को उतारने के लिए। तो दैट मीन्स 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डोजेज आर एक्सपेक्टेड बाय Pfizer टू डिलीवर पोटेंशियली इन 2021। 2021 में Pfizer की
कितनी जो वो थी डोजेस थी वो पोटेंशियली डिलीवर कर दी गई थी। इसका भी क्या आंसर है? 2 बिलियन डोजेस, 3 बिलियन, 4 बिलियन या 5 बिलियन, क्लियरली लिखा हुआ है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 का भी क्या आंसर है? ए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड एडिशनल एज यूज्ड इन द पैसेज। अब एडिशनल ऐड करना, किसी चीज को ऐड करना, तो सिंपल मैनी नहीं हो सकता, सम नहीं हो सकता, SUM वाला, ठीक है, और SOME वाला, दोनों ही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन है बी, एक्स्ट्रा ऐड करना, मतलब उसमें और एक्स्ट्रा मिक्स कर देना। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर हुआ बी। आई होप अगर आप अलग से इन पैसेज को पढ़ेंगे और खुद सॉल्व करेंगे तो आप देखना आंसर्स हमारे बिल्कुल मैच करेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। इसको स्टोरी की तरह पढ़ के क्विकली आप आंसर्स इसके आराम से, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप स्टोरी समझो, एक एक वर्ड की हिंदी करो, वो नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स कि हमने क्या करना है, क्विकली एक बार पढ़ना है, दिमाग में आ जाता है कि क्या थीम है, क्या टॉपिक है, किस बारे में दिया हुआ है, बस, और आंसर्स उसी के अंदर हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक इज टू फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें एक वर्ड है जो आपने फिलअप करना है। अब इसमें वो नहीं मैंने दिया हुआ कि बिल्कुल प्रेपोजिशन ही है कि ये 3 प्रेपोजिशन है, वो है पेपर जो है मिक्स करके बना है, लेकिन बेस्ड ऑन योर सिलेबस। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन आप देखिए, लेडी श्री राम कॉलेज इज एफिलिएटेड डैश द दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपने इनमें जो ऑप्शन दी हैं, टू, फ्रॉम, विद, नन ऑफ द अबव। अब अगर आपने प्रेपोजिशन अच्छे से करी हुई हैं, आपको समझ आता है एफिलिएटेड के साथ क्या प्रेपोजिशन लगती है, फिक्स्ड, टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? ए, एफिलिएटेड, टू। ठीक है, 11th है व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है सेंटेंसेस में? पास्ट परफेक्ट। जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस आता है, पास्ट परफेक्ट के साथ दूसरा टेंस कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट। अब यहाँ सिंपल पास्ट उन्होंने दिया हुआ है, तो दूसरा सेंटेंस किस में आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो कौन सी वर्ब आएगी? हैज, हैड, वुड, विल। क्या है पास्ट परफेक्ट? हैड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर है? बी, हैड। ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट है तो उसके साथ पास्ट ही आता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। क्लासेस में जब हम, मतलब अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासेस में जैसे समझाया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर, विद हिज फेलियर, फॉर हिज फेलियर, इन हिज फेलियर, एट हिज फेलियर। एस्टोनिश्ड, लाफ्ड, इनके साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है एट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, एस्टोनिश्ड एट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है पार्थ रिफ्यूज टू गिव हर मेनी इंफॉर्मेशन डैश सारा। पार्थ ने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? सारा के बारे में देने से मना कर दिया। तो टू, अबाउट, इन, एट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा के बारे में। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, तो के बारे में मीन्स अबाउट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। आप इंटरेस्ट के साथ करिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा पेपर सॉल्व करके। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेगमेंट आता है एरर, जिससे हमें बहुत डर लगता है। बच्चे बोलते हैं मैम एरर नहीं समझ आते, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। पता नहीं कहाँ से नहीं आता, आता आपके सिलेबस में से ही है। आपने बस ध्यान देना है, हर टॉपिक को समझना है अच्छे से, उसके बाद आपको 1 सेकंड लगेगा एरर को पकड़ने में। अगर आपके टॉपिक क्लियर्स है ना, आप फट से 3 के 3 एरर फटाफट करके आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर शर्मा इज मीटिंग हिज क्लाइंट्स ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। जब हम सेंटेंस करते हैं तो मैंने क्या बोला हुआ है? एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। किसके कीवर्ड्स हैं? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन, मिस्टर शर्मा मीट्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मीट्स। तो एरर कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 में? ए में।
इसका मतलब क्या था कि मिस्टर शर्मा जो है अपने क्लाइंट्स को हर मंथ की 15 तारीख को मिलते हैं। तो मिलते हैं हैबिचुअल है, हर मंथ मिलते हैं। उसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो मीट्स आना चाहिए था। ठीक है। 15th क्वेश्चन है वाइल मोहन वॉज रिटर्निंग, ए पार्ट। बी पार्ट में क्या है, फ्रॉम हिज ऑफिस अ मैन अटैक्ड ऑन, सी पार्ट हिम विद अ स्वॉर्ड, डी पार्ट नो एरर। प्रेपोजिशन क्लियर है? तो प्रेपोजिशन में क्या है, बी पार्ट में अटैक्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर क्या है, बी पार्ट में एरर है, अटैक्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, ठीक है, अटैक्ड ऑन पाकिस्तान नहीं होगा वहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, ए पार्ट है टाउन्स आफ्टर टाउन्स, बी पार्ट है वॉज अफेक्टेड, सी पार्ट है बाय द रैपिडली स्प्रेडिंग बबनिक प्लेग, डी है नो एरर। फर्स्ट चैप्टर नाउन, जब भी दो नाउन के बीच में प्रेपोजिशन आ जाती है तो वो प्लूरल नहीं रहते हैं। तो ये रूल आपको ऐसे याद रहने चाहिए कि ये नाउन में से है, पढ़ते ही समझ आ जाता है, ये सेंटेंस में से है, पढ़ते ही समझ आ जाता है ना। तो आपको इस तरह से तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो 16th में क्या है, ए पार्ट में एरर है, टाउन्स टाउन्स नहीं आएगा, टाउन आफ्टर टाउन आएगा। ठीक है, जब भी दो नाउन के बीच में कोई प्रेपोजिशन आ गई तो वहाँ से एस जो है रिमूव हो जाता है। क्लियर है? अब आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इजी पार्ट, है ना, आर्टिकल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। बहुत इजी भी है और कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये। तो आपको जब तक रूल क्लियर नहीं है ना आर्टिकल्स के, और मैं बोलूँगी सबसे इजी टॉपिक यही है इंग्लिश में, आर्टिकल्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते ही आते हैं। तो 17th क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ जी, दिस इज डैश सेम बुक यू वर लुकिंग फॉर, इजंट इट? नो आर्टिकल, एन, ए एंड द। देखो इसमें 3 ऑप्शन, ए एंड द तो होगी, चौथी क्या होगी, नो आर्टिकल। ठीक है, तो अब आपने इसको समझना है पहले कि ये वही किताब है जो तुम ढूंढ रहे थे, क्या ये नहीं है वही? तो क्या है, किसी पर्टिकुलर किताब की ढूंढाई हो रही है ना, किसी पर्टिकुलर किताब को ढूंढ रहे हैं। तो हमने क्या याद किया हुआ है कि पर्टिकुलर नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगा, द। ठीक है, तो इसमें द कहाँ, कौन सी ऑप्शन में है, डी में। तो द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है करनाल इज डैश पेरिस ऑफ हरियाणा। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कॉमन नाउन को किसी प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरिजन करते हैं या उसकी सिमिलैरिटीज़ बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, करनाल जो है हरियाणा का पेरिस बोला गया है। बट अदरवाइज हम क्या बोलते हैं कि किसी भी कंट्री, मतलब कुछ कंट्रीज़ हैं जो मैंने बताई हुई हैं क्लास में किसके साथ द आता है, अदरवाइज किसी भी कंट्री के साथ द नहीं आता। लेकिन एक सेंटेंस बड़ा कॉमन है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, है ना। कश्मीर को क्या बोलते हैं, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, हरियाणा का जो पेरिस है वो कौन सा स्टेट है, करनाल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका भी आंसर द। अब द कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आर्नोल्ड इज डैश यूरोपियन सिंगर बट एज फार एज आई नो हिम ही कुड सिंग इन एवरी लैंग्वेज। अब आप देखेंगे यूरोपियन, रूल याद है, वॉवल्स है, वॉवल मतलब लेटर दिया हुआ है लेकिन साउंड क्या आ रही है, यू की। तो हमने याद किया हुआ है यू स्वर नहीं है, स्वरों के साथ हम एन लगाते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा एन नहीं लगता, वॉवल्स के साथ एन लगता है, लेकिन आपने साउंड को मैच करना है स्वरों की साउंड से। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए। तो दैट मीन्स ए कहाँ दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक, 19 तक? हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द जम्बल वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये भी बड़ा मुश्किल लगता है मैडम हमें, PQRS, इसका नाम ही हमने PQRS रख दिया है, लेकिन ये है क्या, जम्बल वर्ड्स। अब ये PQRS में ही नहीं आता, 1 2 3 4 में भी आ सकता है, SUVWXYZ में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमने क्लास में इसका नाम क्या रखा हुआ है, PQRS। मैडम हमें PQRS की प्रैक्टिस करा दीजिए।
तो जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है ना, ऐसे ही आपको जम्बल्ड वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से फट से आपको पता लग जाएगा। इसमें देखो ट्रिक क्या होती है, या तो आपको पहला सेंटेंस समझ आ जाए, अब पहला सेंटेंस है कुछ ना कुछ मेन वर्ड से शुरू होगा ना, या फिर आपको एंड समझ आ जाए। अगर आप पहला पकड़ लेते हैं तो पहले की ऑप्शन पढ़ लो, है ना, ऑप्शन में कौन सा पहला दिया हुआ है। मान लो अब ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, पी में क्या है, अलॉन्ग विद मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्लाइमेट इज, ये तो शुरू नहीं हो सकता। चेंजिंग लोकली, इंडिया नीड्स बेटर साइंस टू प्रिपेयर मोर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड इम्प्रूव रेजिलेंस इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। तो इसमें फर्स्ट आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए फर्स्ट में, चेंजिंग लोकली, इंडिया नीड्स बेटर साइंस टू प्रिपेयर मोर। अब आप क्यू को पकड़ लो, ठीक है, बी में भी क्यू है, डी में भी क्यू है। अब आप देखिए लास्ट में क्या आ सकता है ना, आप क्लाइमेट इज नहीं हो सकता, प्रिपेयर मोर नहीं हो सकता, है ना, वार्मिंग वर्ल्ड, और हमें प्लान्स में कंफ्यूजन है मैडम। तो आप सेंटेंस को बना के देखिए, चेंजिंग लोकली, इंडिया नीड्स बेटर साइंस टू प्रिपेयर मोर। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, एंड इम्प्रूव रेजिलेंस इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। दैट मीन्स कि आर हमें मिल गया। अब हमें क्या पता लग रहा है, क्लाइमेट इज लास्ट में हो ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स कि एस ऑप्शन लास्ट में आएगी। तो हम ऐसे कैच करना है हमने उसको। अभी आपको यहाँ टाइम लगेगा जब आप पहली बार जम्बल्ड वर्ड्स करेंगे, लेकिन पता है हमें कि आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत प्रैक्टिस के बाद यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। तो हमें फट से पता लग जाना है कि इसमें तो मैम बी ऑप्शन करेक्ट लग रही है, और है ही। बी ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट है, डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। अब इसमें ऑप्शंस पढ़िए, एक तो PQRS दी हुई है, RSPQ है, SPQR है, RPQS है। तो वही आपने देखना है कि फर्स्ट क्या आ सकता है और लास्ट में क्या आ सकता है। तो आप इसके लास्ट फर्स्ट को देखिए, डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी, रात दिन उसने हर हॉस्पिटल के हर बेड को देखा कि कोई पेशेंट जो है नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं था, सब हर कोई कंफर्टेबल थे जितना भी वहाँ पे पॉसिबल था। तो आपको ये सेंटेंस वैसे ही समझ आ गया है, और इसकी ऑप्शन भी क्या है, PQRS। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए ही है। कई बार सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करते ही नहीं है, सीधा भी दे दिया जाता है, तो आपने उस ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ट्रिक क्या है, अगर PQRS दिया है ना, तो आप एक बार उसको चेक जरूर कर लेना, हो सकता है वही ऑप्शन हो सकती है। या दूसरा इसका क्या होता है, अगर दो ऑप्शन में फर्स्ट लेटर जो है सेम है, या फिर उसमें से कोई ना कोई होता है, तो ये इसकी ट्रिक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है। आप या तो लास्ट सेंटेंस को समझ लो या फर्स्ट सेंटेंस को समझ लो, और उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना शुरू कर दो, आपको खुद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अ वीक दे हैव इनफ क्लोथ्स टू वियर फॉर, ठीक है। अब अ वीक से नहीं शुरू हो सकता, दे हैव से शुरू हो सकता है, तो हमने पकड़ लिया क्यू को, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने बोला जो फर्स्ट लेटर 2 बार आ रहा है किसी ऑप्शन में, तो RR 2 बार है, लेकिन R से शुरू नहीं हो रहा, और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, दे हैव इनफ क्लोथ्स टू वियर फॉर अ वीक। हो सकता है कि उनके पास काफ़ी क्लोथ्स हैं एक हफ्ते में पहनने के लिए। तो कहाँ आ रही है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22, इसकी ऑप्शन क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जम्बल्ड वर्ड्स का वही है, आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपको इजीली समझ आने लगता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और पेपर में मैंने मतलब बहुत पेपर देखे हैं, बहुत ही सिंपल आता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं वो आपको एक एक वर्ड मिला के आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है, उसके बाद प्रेपोजिशन, आर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग मैच करना है और उसको, और जब आप ऑप्शन को देखेंगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये सेंटेंस ऐसे फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। ये भी बहुत मुश्किल लगता है हमें, तो हम तो मैडम ये छोड़ के ही आएंगे पक्का, बच्चे यही बोलते हैं। सिनोनिमस एंटोनिमस हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, कितने वर्ड्स याद करें,
वही है कितने वर्ड्स याद करें, ठीक है। लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है कि आप पढ़े ना हुए हों। एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में रहता ही है ना। मेरा यही मानना होता है कि आप कुछ तो वर्ड्स याद करके जाओ, हो सकता है किस्मत अच्छी है तो उसी में से फंस जाएगा कुछ ना कुछ। और आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है इनको करने के लिए। देखो जब भी सिनोनिमस एंटोनिमस होगे ना, उसमें अगर आपको सिनोनिमस ढूंढना है तो उसके ऑपोजिट ज़्यादा दिए होंगे ऑप्शन में। एक ही वर्ड होगा ना जो उससे सेम मिलता जुलता होगा जो आंसर। सिनोनिमस मीन्स सेम मीनिंग वर्ड, एंटोनिमस मीन्स ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब वर्ड क्या है? ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब क्या होगा? अद्भुत, कि आपने बहुत ही ट्रिमेंडस काम किया है आज आपको इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बहुत ही अद्भुत काम किया है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक्साइटिंग, फैंटास्टिक, ईगर, स्किल्ड। अब आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। एक्साइटिंग क्या होता है? एक्साइट, उत्तेजित करना किसी चीज़ को। फैंटास्टिक क्या है? शानदार। ईगर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जानने के लिए ईगर होना, आतुर होना, है ना, कि वो ईगर है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस पेपर को ख़त्म करने के लिए। स्किल्ड क्या होते हैं? जो दक्ष होते हैं लोग, कि वो उसमें स्किल्ड है, वो दक्ष है इसमें। तो जो इसकी ऑप्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 23, मैंने क्या बोला? फैंटास्टिक, ट्रिमेंडस, इसका सिनोनिमस क्या होगा? फैंटास्टिक, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एनोनिमस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इनिशिएट। इनिशिएट, अगर मैं वही कह रही हूँ, अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी भी आप इंग्लिश पे हैं, अच्छे हैं, तो इनिशिएट करना क्या होता है? किसी चीज़ को, काम को इनिशिएट करना, कि वो इनिशिएटिव लेता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, उसको आरंभ करना। इसमें जो ऑप्शन दी हैं, स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, फिनिश। हमने इसका क्या बताना है? एंटोनिमस, ऑपोजिट। स्टार्ट का मतलब क्या है? शुरू करना, तो ये क्या हो गया इसका? सिनोनिमस। बिगिन, शुरू करना, ये भी क्या हो गया? सिनोनिमस। कमेंस का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। फिनिश, समाप्त कर देना। तो मैंने क्या बोला? इनिशिएट, आरंभ करना। तो इसका एंटोनिमस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन 25, एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन अनसर्टेन, ऑब्सक्योर, क्लियर, वेग। फर्स्ट का मतलब क्या होगा? पक्का नहीं है, अनसर्टन है, ठीक है। अस्पष्ट है, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होना। क्लियर, स्पष्ट। वेग, फिर से अस्पष्ट। तो इसमें ज़्यादातर सिनोनिमस दिए हुए हैं, लेकिन हमने क्या करना है? एंटोनिमस ढूंढना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हुए आपने हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सिनोनिमस पूछा है या एंटोनिमस पूछा है। बच्चे जल्दी के चक्कर में बहुत गड़बड़ करके आते हैं, वो आपने ध्यान देना है। तो इसकी जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट होना, क्लियर होना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये पेपर। इस तरह से ही पेपर का आपका पैटर्न आता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये देखेंगे 50 सेट हैं। अगर आप ये 50 सेट कर लेते हैं अच्छे से, तो आपके पेपर में, पैराग्राफ में, इन्हीं में से एक आ जाना है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से करिएगा। थोड़ा सा ऑनलाइन बोरिंग हो जाता है, लेकिन आप अगर ऑफलाइन भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और ये पेपर्स आप बहुत अच्छे से करिए। बहुत आपके डाउट्स क्लियर भी होंगे और आपकी बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और आपका जो ये पेपर सेट 1 है, पेपर सेट 1 में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करवाया, उसके बाद आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन था, इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन था। तो आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो साइंस का सेक्शन है। तो साइंस के सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, ऑलरेडी आपको पूरा पेपर का जो पैटर्न था वो बता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका जो साइंस का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉज विच डिजीज? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है
पेलाग्रा, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी है ग्वाइटर मतलब घेंघा की बीमारी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस क्या हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आप नोट कर लीजिए पेन और कॉपी लेके। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि पेलाग्रा। तो पेलाग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? पेलाग्रा बीमारी होती है विटामिन B3 की कमी से। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है कि नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात का अंधापन, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। जो ऑप्शन नंबर डी है कि ग्वाइटर बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो एक्चुअली में जो ग्वाइटर बीमारी होती है घेंघा रोग होता है, गले में होता है। एक्चुअली ये किसकी वजह से होता है? तो आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। चलिए आइए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधे की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का जो नुकसान होता है वो क्या कहलाता है? द लॉस ऑफ वाटर इन वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए है आपका ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी है ग्यूटेशन मतलब कि बिंदु स्राव, ऑप्शन सी है इवेपोरेशन और ऑप्शन डी है ट्रांसलोकेशन। आपका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें दो ऑप्शन है जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपीरेशन और ऑप्शन नंबर सी है इवेपोरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब वाष्पीकरण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो ट्रांसपीरेशन दिया हुआ है ये कब आप यूज करोगे? जब पेड़ पौधे या घास फूस की पत्तियों से उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर अगर वेपोराइज हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। और जो वाटर बॉडी है जैसे नदी है, तालाब है या कोई बर्तन है जिसके अंदर आपने पानी रखा हुआ है, वो पानी अगर वेपोराइज होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, मतलब विद्युत का कुचालक है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सिरका विनेगर, ऑप्शन नंबर बी है लाइम जूस नींबू का रस, ऑप्शन नंबर सी है सॉल्ट वाटर खारा पानी और ऑप्शन नंबर डी है डिस्टिल्ड वाटर। आपका सही आंसर क्या है इसका? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। एक्चुअली में कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू याद रखेंगे आप 7 होता है। ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये एग्जैक्टली प्योर नहीं होता, इसमें कुछ तो मिनरल्स रह जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच क्या होगा तो आप 7 टिक करेंगे। अगर इसका भी पूछता है तो भी आप 7 ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो चौथा क्वेश्चन है कि कील में नुकीले सिरे क्यों होते हैं? वाई डज ए नेल हैव पॉइंटेड टिप? जैसे आप मार्कर देख रहे हो, इसका ये जो टिप है ये पॉइंटेड है, वैसे ही आपके पास कोई पिन होती है उसका ये सिरा जो होता है वो भी पॉइंटेड होता है। ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट ए स्मॉलर प्रेशर। एक सूक्ष्म क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल सूक्ष्म दाब को बढ़ाता है। इसका मतलब है ये बोल रहा है कि अगर स्मॉलर एरिया है तो आपका जो दाब रहेगा वो सूक्ष्म दाब को इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए लार्ज एरिया एक्सर्ट जीरो प्रेशर, कि लार्ज एरिया पे जीरो प्रेशर लगता है मतलब कोई प्रेशर ही नहीं लगता। अगला ऑप्शन है फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट लार्ज प्रेशर, कि अगर एरिया छोटा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। और ऑप्शन नंबर डी है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए लार्ज एरिया एक्सर्ट लार्ज प्रेशर, कि लार्ज एरिया पे लार्ज प्रेशर लगता है। इसका सही आंसर क्या है आपका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी कैसे सही आंसर है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो प्रेशर होता है आपका, प्रेशर आपका होता है फोर्स बाय एरिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि प्रेशर जो है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरे वाले की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। जैसे यहां पर अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, घट जाएगी। और अगर एरिया को कम करोगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है,
पॉइंटेड टिप है मतलब कि एरिया कम है, उसका रेडियस कम होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन भी यही है, ऑप्शन दिया हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट लार्ज प्रेशर, कि स्मॉलर एरिया पे आप जो फोर्स लगाओगे तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। कई बार आपसे प्रेशर से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब इसका मात्रक क्या होगा। तो प्रेशर दिया हुआ है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपको पता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गया प्रेशर का, ये एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट प्रेशर का क्या हो गया, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में ऑप्शन में पास्कल दिया रहता है, कई बार आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन में दिया हुआ होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और चारकोल किसका एलोट्रॉप्स है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सल्फर का, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन का, और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस का। तो ये तो हर किसी को पता रहता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। कई बार पूछता है आपसे कि फुलेरिन का शेप क्या होता है, तो फुटबॉल के जैसा उसका शेप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, कार्बन। तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। इस तरह से ही आपका जो पांचों क्वेश्चन था जो कि क्लर्क में पूछा जा सकता है, इसमें से भी कोई सा भी क्वेश्चन, ये साइंस का जो पोर्शन था आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीएस जीके वाला, उस पोर्शन को देखते हैं। उसका आपका जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाई थी, हु बिल्ड जामा मस्जिद एट दिल्ली। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। किसी को याद है क्या, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को याद होगा तो उसको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। अगर ऑप्शन में शाहजहां दिखता है तो वो सही आंसर होगा, उसको आप टिक करेंगे। कब बनाना चालू किया था, 1650 में, और 6 साल लगे थे उसको बनाने में। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जीके का। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, विच इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो हर किसी को आंसर याद है, भीमराव अंबेडकर साहब को। ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर साहब को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक, क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान का पिता कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। अच्छा, गैर ध्रुवीय क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर पूछता है आपसे कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो वो अंटार्कटिका वाला हो जाएगा। तो गैर ध्रुवीय इसीलिए आपसे पूछा हुआ है। तो गैर ध्रुवीय रेगिस्तान, नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कालाहारी, ऑप्शन नंबर बी है गोबी, ऑप्शन नंबर सी है सहारा, और ऑप्शन नंबर डी है महान ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सहारा। ऑप्शन नंबर सी है सहारा। अच्छा, कई बार ये पूछ देता है आपसे कि सहारा किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में एक्चुअली में। अगर आपसे कई बार पूछ दे मान लो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है गोबी भी। तो गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर सी है लियाकत अली, और ऑप्शन नंबर डी है मौलाना आजाद। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, सर सैयद अहमद खां। बाकी ऑप्शन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं।
ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी किसको कहते हैं? सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार साहब का। जो ऑप्शन नंबर सी है लियाकत अली, इनके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये पहले में ये मतलब कांग्रेस में शायद थे या उसके बाद जो मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी उसमें थे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन शायद ही आए। अगला जो आपका ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, तो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। अगर आपसे पूछा जाए कि देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो मौलाना आज़ाद साहब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन है कि सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द बुक टाइटल सोशल हार्मोनी इज रिटन बाई, पहला ऑप्शन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है आपका लाल कृष्ण आडवाणी। आपका सही आंसर क्या है इसका? आपका सही आंसर है नरेंद्र मोदी साहब, और ये ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र मोदी सोशल हार्मोनी बुक के लेखक हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जो जीएस जीके का पोर्शन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो। मिलते हैं आपसे जो नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन होगा उसके वीडियो में। थैंक यू।